दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस के पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास गंवाने के लिए सब कुछ है। क्योंकि बीजेपी के पीछे दांव इस देश के भीतर के हर उस संस्थान का, हर उस नौकरशाह का, हर उस पुलिस प्रशासन का, हर उस मीडिया संपादक या मीडिया प्रतिष्ठान के मालिकों का और कॉरपोरेट का लगा हुआ है, जो ये मानकर चल रही है कि अब मोदी सरकार के साथ ही खड़े रहना है। तो फिर इस खड़े होने का मतलब 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम जो चुनाव के मद्देनजर हैं, उसमें किसी भी हालत में कांग्रेस को एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देना है। और आज राहुल गांधी की यात्रा की एंट्री जब तय थी कि आज उत्तर प्रदेश में एंट्री हो रही है, और इस उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा अगर इस यात्रा के जरिए प्रभावित हो गई, तो फिर 2024 की तस्वीर बदल सकती है, व्यापक तौर पर बदल सकती है। लेकिन राहुल गांधी की एंट्री शाम 4:30 बजे और सुबह ही खबर आई कि दरअसल कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। यानी इस देश के भीतर में विपक्ष की राजनीति को फ्रीज करने के लिए जो भी पाइपलाइन पैसे की थी, फंडिंग की थी, उस पर रोक लगाने का काम ईडी और सीबीआई ने बाखूबी किया है। इस देश के तकरीबन 1150 बिजनेसमैन हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बड़े पैसे वाले लोग हों, जो कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में वहां की सरकार को फंडिंग कर रहे थे, उनको दबाव में लिया, नकेल कसी, उनको गिरफ्तार किया। और यह वाकई 1150 लोगों की एक लंबी लिस्ट है। चाहे वो एक वक्त तेलंगाना के हों, चाहे बंगाल के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे कर्नाटक के हों, यानी हर उस राज्य में जहां बीजेपी नहीं, वहां के तमाम रईसों को डराया गया, अपने दायरे में लिया गया और उसके बाद नकेल कसी गई। लेकिन पहली बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आज सक्रिय दिखाई दिया। हालांकि यह सक्रियता 2 दिन पहले की है, जब नोटिस पहला भेजा गया यह कहते हुए कि अब फ्रीज किया जा रहा है आपका अकाउंट। उससे पहले कोई नोटिस नहीं आया था। 1952 के चुनाव से लेकर आज तक के चुनाव में आपने कभी ना यह सुना होगा, ना यह समझा होगा कि विपक्ष के राजनीतिक दल के अकाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रीज कर दे, यह कहकर कि आप पर 215 करोड़ का एरियर है। भारत के राजनीतिक इतिहास में सब कुछ पहली बार हो रहा है। अकाउंट फ्रीज किया गया, काफी शोर मचा। उसके बाद कहा गया कि हम फ्रीज को हटाते हैं, अगले बुधवार तक सुनवाई तब करेंगे, लेकिन 115 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में हमेशा रहने चाहिए, अन्यथा इसे फ्रीज माना जाएगा, यानी इतना पैसा तो आप निकाल ही नहीं सकते हैं। इसी दौर में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की एंट्री और एंट्री के साथ वहां उमड़ा हुआ जन सैलाब। यह दरअसल चंदौली का नौबतपुर का इलाका है, जो बिहार के सासाराम के बाद एंट्री चंदौली में होती है। राहुल गांधी कल बनारस में होंगे, उसके बाद भदोई में होंगे, उसके बाद अमेठी में होंगे, फिर रायबरेली में होंगे, फिर कानपुर में होंगे, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर होंगे। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 800 किलोमीटर की यह यात्रा जो 13 जिलों को पार करेगी, क्या इससे दिल्ली घबरा रही है? और जहां जहां यह यात्रा गई, वहां वहां व्यवधान क्या इसीलिए पैदा किया गया कि वाकई राजनीतिक तौर पर कांग्रेस चाहे सबसे कमजोर है, लेकिन लोगों के जहन में यह सवाल होना चाहिए कि इस कांग्रेस के पीछे खड़े होने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यह चुनाव हार चुकी है। राजनीतिक तौर पर एक तरफ राहुल गांधी की एंट्री और दूसरी तरफ अकाउंट का फ्रीज होना, यह दरअसल राजनीतिक मशक्कत नहीं है, बल्कि एक तीखी लड़ाई की शुरुआत है, जो अब इस उत्तर प्रदेश में शुरू हो चली है। क्योंकि राहुल गांधी ने एंट्री जब की और वहां उमड़े जन सैलाब, हमें लगता है उसकी एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए।
यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा है, जहां उमड़े जन सैलाब के सामने राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज क्यों किया गया। उनका सवाल बहुत सीधा था कि दरअसल हमारी ताकत पैसा नहीं, हमारी ताकत जनता है। और दरअसल इसी जनता से क्या दिल्ली के भीतर एक घबराहट है? क्योंकि अगर दृश्य पहला यह है तो एक दूसरा दृश्य भी इस दौर में देश के भीतर जनता का किसान आंदोलन से निकल रहा है। और किसान आंदोलन हरियाणा के बॉर्डर पर ना घुस आए, इसके लिए पूरी फौज तैनात है, जो इतने आंसू गैस के गोले बरसा रही है जो इससे पहले कभी आपने देखे नहीं होंगे। लेकिन दूसरा दृश्य यह बतलाता है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री हरियाणा के रेवाड़ी में थे और रेवाड़ी में वह वहां के एम्स की नींव डाल रहे थे, यह कहते हुए कि जब यह बन जाएगा तो इसका लोकार्पण करने मैं ही आऊंगा, उसी वक्त जो शंभू बॉर्डर है, जो कि अंबाला के नजदीक का बॉर्डर है, जो हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है, वहां का एक दृश्य देख लीजिए। यह दृश्य हैरान करने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे थे और लग ऐसे रहा था कोई जैसे युद्ध का मैदान है और किसान अफरा तफरी में इधर से उधर भाग रहे थे। इस दृश्य को देखिए। तो क्या ये जमीन की ऐसी धड़कनें हैं जो दिल्ली को डरा रही है? और डरती हुई दिल्ली एक साथ कई मोर्चों पर अपने आप को अब खड़ा पा रही है या डगमगा रही है? क्योंकि किसानों को लेकर जिन बातों का जिक्र 2 बरस 3 बरस पहले हो रहा था, उन्हीं बातों का जिक्र इस दौर में भी हो रहा है। लेकिन सरकार समझौता करने को तैयार नहीं, या सरकार को लग रहा है कि वह जिस कॉरपोरेट पूंजी के आश्रय इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है, या आने वाले वक्त में कहीं उससे ज्यादा लाभ पाकर उसे संभालना है, तो उस पर समझौता कैसे किया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र अब उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में घुसने से पहले उनके साथ जब तेजस्वी यादव नजर आए, जो बकायदा ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे, और वहां से वो जीप चलाते हुए राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की सीमा तक लेकर आए, उसने एक मैसेज तो दे दिया कि इस देश के भीतर की दो धाराओं में सत्ता कहां पर खड़ी है और विपक्ष कहां पर खड़ा है, और विपक्ष की एकजुटता इस दौर में सड़क पर ही होगी, और सड़क अगर एकजुट होने लगे तो फिर सरकार के लिए मुश्किल होगी। क्योंकि अब सामने उत्तर प्रदेश के वो तमाम जिले हैं जो एक एक करके सामने आने वाले हैं। और महत्वपूर्ण है तो कल राहुल गांधी बनारस में मौजूद होंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब सवाल कोई भी कर सकता है, क्या बनारस के भीतर लोगों का हुजूम अगर इसी तरीके से उमड़ पड़ा तो दिल्ली की धड़कनें कहीं और तो नहीं बढ़ जाएगी? तब उसके सामने अगला सवाल क्या होगा? और यहीं से यह सवाल अब बड़ा हो चला है। जो आज हुआ अकाउंट फ्रीज करने के साथ, उसने मैसेज दे दिया कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकना जरूरी है, या व्यवधान डालना जरूरी है, या जब जब यात्रा किसी तरीके से राजनीति मुद्दों को प्रभावित कर रही हो, उस वक्त व्यवधान होना चाहिए, और ऐसा व्यवधान जो लोगों का ध्यान उसी दिशा में ले जाए। और शायद यही वजह है कि आज दिल्ली के भीतर जब यूथ कांग्रेस के तमाम लड़के निकल कर आए, और जिस तरीके से उनके भीतर का आक्रोश था, और दूसरी तरफ राहुल गांधी बहुत सौम्य तरीके से जिन मुद्दों को उठा रहे थे, इन दोनों को गौर करने की चीजें हैं। इन दोनों को जरा सिलसिलेवार तरीके से देखिए और समझिए, क्योंकि यह पहला दृश्य दिल्ली का है, जहां यूथ कांग्रेस के लड़के सड़क पर थे। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली
कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। जो किस तरीके का तानाशाही सरकार है, कार्यकर्ता के साथ जो कर रहा है, जब तक अकाउंट फ्रीज खुलेगा नहीं है तब तक लड़ाई लड़ेंगे। इनका मकसद क्लियर है, साफ है। भारत जोड़ो यात्रा को रुकवाना चाहता है, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, अपोजिशन पार्टी को। दरअसल जिस राजनीतिक लड़ाई की दिशा में 2024 के लोकसभा चुनाव बढ़ रहे हैं, उसमें इस तरीके से यूथ कांग्रेस या युवा कांग्रेस के लड़कों का सड़क पर उतरना शायद एक डायवर्जन हो सकता है, एक भटकाव हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई तो इस देश के भीतर में लोकतंत्र को अपनी हथेली में समेट कर रखने की है। सीबीआई, ईडी या आईटी नहीं। अगर एक लंबी कतार को समझें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कल? सुप्रीम कोर्ट ने एक मैसेज दिया। उसने कहा कि इस देश के भीतर के फाइनेंस मिनिस्टर एक नियम बनाते हैं, उस पर सहमति इस देश के रिजर्व बैंक की होती है, वो मोहर लगा देती है। उसके बाद चुनाव आयोग उसको हरी झंडी दिखलाता है और सुप्रीम कोर्ट जब उसे परखता है तो कहता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो क्या सरकार के तमाम वो काम जो उसको राजनीतिक सत्ता में बरकरार रखते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली चल रहे हैं? और कांग्रेस इसमें भटक जा रही है कि दरअसल देखिए, आज आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। उसने भी कहा कि यह गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन एक क्षण के लिए बीजेपी की उस सत्ता को परखने की कोशिश कीजिए कि उसकी राजनीतिक सत्ता बरकरार रहे तो उसने किस किस पायदान पर इस देश के भीतर में असंवैधानिक कार्य को किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं, बावजूद इसके काम चल रहा है। महाराष्ट्र में सरकार का गिरना और सरकार का बनना, राज्यपाल की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है। फिर भी महाराष्ट्र में सरकार एकनाथ शिंदे की चल रही है। पेगासस का मामला जासूसी का मामला आया और जासूसी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यही बात तो आई सामने कि लोगों के मौलिक अधिकार हैं, उनके अपने जीने के तरीके हैं, और उसमें आप सेंध लगा रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार फिर भी चल पड़ी। इसी दौर के भीतर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर क्या था कि अगर सरकार ही नियुक्त करेगी तो यह तो पूरे तरीके से असंवैधानिक होगा। वो एक स्वायत्त संस्था है, वो चुनाव कराती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री ही नियुक्त करेंगे तो फिर इसके मतलब मायने क्या रहेंगे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवैधानिक है, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। संसद की ताकत के साथ प्रधानमंत्री को वो ताकत मिल गई कि वो चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर सकते हैं। अडानी कांड में किस तरीके से शुरुआत में बात उभरी थी कि लगभग 12 लाख करोड़ रुपए जो शेयर बाजार में डूब गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और यह पैसा किसका है? क्या इस देश के भीतर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, ब्लैक को व्हाइट करके, मैनिपुलेशन करके ये सारे काम हो रहे हैं? पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल मामला है।
लेकिन हुआ क्या? राफेल की डील को भी याद कर लीजिए। उस दौर में जब कहा गया कि देखिए, किसी दूसरे देश के साथ इस देश के रक्षा मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री खुद जाकर डील करते हैं, और पुरानी रकम और नई रकम का खेल जब शुरू होता है और मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट में आखिरी डायलॉग सरकार का क्या रहता है कि हम नहीं बतला सकते हैं कीमत, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा पर खतरा होगा। और सुनवाई के दौर में पूरा मामला अनकॉन्स्टिट्यूशनल जा रहा था कि कैसे यह सब हो सकता है, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल, तो सब कुछ ताक पर। यानी एक तरफ राजनीति अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चीजों को चला रही है और सत्ता में बनी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस जिसके पास गंवाने के लिए अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतनी कमजोर कांग्रेस कभी नहीं थी, तो अब अगर उसके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है और स्थिति यह आती है कि आपके पास कोई पैसा आएगा नहीं, कोई चेक आप भुना ही नहीं पाएंगे, और राजनीति आपकी रोकने के लिए अगर इस दिशा में सरकार बढ़ जाती है, क्योंकि आईटी के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी इस तरीके से इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी, वो अभी नेशनल पार्टी के अकाउंट को फ्रीज करने का ऐलान नहीं कर सकता है, राजनीतिक तौर पर ही यह निर्णय संभव है, तो जाहिर है सरकार किस रूप में आगे बढ़ चुकी है, और कांग्रेस जिसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, राजनीतिक तौर पर क्या इस दौर की राजनीति के उस मर्म को वो नहीं समझ पा रही है, या अगर वह समझना चाह रही है तो उसमें बिखराव आ जाए। इसी दिशा में ये सारे निर्णय इस दौर में लिए जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति बड़ी तीखी हो चली है। यह हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जानती है, प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि निशाने पर किसे लेना है। इसीलिए हमें लगता है कि इन तमाम मुद्दों के बीच में दो बातें और साफ हो जाए। एक तरफ राहुल गांधी, जो उत्तर प्रदेश में जैसे ही एंट्री करते हैं, वो सबसे बड़ा सवाल जानते हैं उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में राम मंदिर, और राम मंदिर की हवा में इस देश के भीतर वोटों का ध्रुवीकरण, वह भी बीजेपी के अनुकूल होगा। लेकिन पहली बार अयोध्या का जिक्र कर राम मंदिर का जिक्र करके राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं कि क्या आपने प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री को देखा, आपने तमाम बड़े कॉरपोरेट रईसों को देखा, इस देश के तमाम कलाकारों, अमिताभ बच्चन तक को देखा आपने, लेकिन आपने किसानों को नहीं देखा, आपने मजदूरों को नहीं देखा, आपने हाशिए पर पड़े हुए लोगों को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मीडिया इस दौर में उसी रंगत में रंग चुका है, वो सवाल करेगा नहीं और दिखाएगा वही जिसमें आप हाशिए पर हमेशा नजर आए। इससे पहले ये सवाल इस तरीके से कोई उठाता नहीं था, इस बार उठा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चौकन्ने हैं, वो जानते समझते हैं निशाने पर कांग्रेस को लेते रहना है। इसीलिए रेवाड़ी की सभा हो या टेलीविजन पर विकसित राष्ट्र की यात्रा का चिंतन मनन हो जनता के बीच करने का जो पूरा दृष्टिकोण है, उसमें भी जिन बातों का जिक्र है वो कांग्रेस को लेकर ही होता है, क्योंकि राजनीति वहीं से सदेगी। नींद उड़ जाती है। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। ये मेड इन इंडिया से बचते हैं, क्योंकि मोदी इसे बढ़ावा देता है। ये वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते, क्योंकि मोदी इसके लिए आग्रह करता है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री विकसित राष्ट्र का ऐलान कर रहे हैं, निशाने पर कांग्रेस को ले रहे हैं। वो जानते हैं ये लड़ाई बड़ी कठिन है, क्योंकि इस दौर में जनता के साथ अपनी उपलब्धियों को जोड़ना और उसके साथ सरोकार बैठाकर चुनाव जीत जाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि जनता के साथ सरोकार तो इस दौर में राहुल की यात्रा के हो सकते हैं, किसानों के आंदोलन के हो सकते हैं, इस देश के भीतर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे के हो सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री इन सब बातों से अनभिज्ञ हो ऐसा भी नहीं है, वो जानते समझते हैं। और सच क्या है इस दौर का? इस दौर का सबसे बड़ा सच यह है कि जिस वक्त किसान भी एमएसपी की मांग कर रहा है, उसी वक्त भारत बाहर से लगातार
दाल मंगा रहा है। यूनियन कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार हैं, उनकी तरफ से एक जानकारी दी गई कि ब्राजील से 3,000 टन उड़द दाल इंपोर्ट किया जा रहा है और इस बरस में 20,000 टन और इंपोर्ट किया जाएगा। लेकिन सिर्फ उड़द दाल नहीं, बल्कि अरहर यानी तुअर दाल भी इंपोर्ट की जाएगी। यह इंपोर्ट का सिलसिला कोई नया नहीं है, लेकिन जिस दौर में इस देश के भीतर अनाज की निर्भरता का जिक्र बार बार हो रहा हो और 5 किलो अनाज बांटने की शुरुआत इस देश के भीतर में जो कोविड से हुई वो 2028 तक जारी रहेगी, ऐसे में नौकरशाह ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि दरअसल बाहर से सस्ता मिल जाएगा। इस देश के किसानों को अगर एमएसपी पर अनाज को खरीदेंगे तो हमें महंगा मिलेगा। यानी इस देश की अपनी स्वावलंबन की परिस्थिति से ज्यादा बेहतर है बाहर से अनाज को मंगा लेना। और अरहर, तुअर, उड़द और मसूर की दाल यह 6-7 देशों से मंगाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, म्यांमार, मोजाम्बिक, तंजानिया, सूडान, मलावी, इन तमाम जगहों से मंगाई जा रही है। और दूसरा हिस्सा यह भी है इस देश के भीतर का विकसित राष्ट्र होने की दिशा में। अगर आप परखिएगा पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में, इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से लेकर जनवरी तक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का घाटा है वो तकरीबन 17 लाख करोड़ से ज्यादा का है। हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट किया वह 29 लाख करोड़ का किया और जो इंपोर्ट किया वो 46 लाख करोड़ का किया, कुछ ज्यादा उससे। पिछले ही महीने जो किया वो तकरीबन 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया और 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इंपोर्ट किया। हमारी अपने उत्पादन, हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारे यहां अपना रोजगार, इन सब बातों का जिक्र कोई कर नहीं रहा है। और यही सवाल दिल्ली के कानों में खटकने लगा है कि राहुल गांधी दरअसल इस यात्रा के जरिए उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जिन बातों से हमने इस दौर में पर्दा डाल दिया था, उस पर एक रेड कारपेट बिछा दी थी अलग अलग मुद्दों के आसरे और अपनी उपलब्धियों के आसरे। तो क्या डर इसी बात का है? और इसीलिए इस यात्रा तक को रोकने की कोई प्लानिंग भी हो रही है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो कुछ स्टेक पे लगा हुआ है वो बीजेपी के तमाम नेताओं भर का नहीं है, सांसदों का नहीं है। इस देश के भीतर में कॉरपोरेट की पूरी पूंजी हो, इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हो, स्वायत्त संस्थाएं हो, नौकरशाही की नियुक्ति हो, और तो और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर से जब आप निकलिएगा तो आपके जहन में 2 सवाल और भी होंगे। क्या ऐसे में जजों की नियुक्ति को भी सरकार प्रभावित कर रही है, जैसे इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति उसने हाथ में ले ली है? हालांकि अभी कोलेजियम है, लेकिन दूसरा सवाल यह भी है, जो फैसले आते हैं और जिस रूप में आते हैं, सरकार इस बात से बेखौफ क्यों है कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनली चीजें वो लगातार एक के बाद एक करती रही, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसके बाद भी वो बेखौफ क्यों है? तो डर अब उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की एंट्री को लेकर है, क्योंकि जिस लकीर से चलना है इस यात्रा को, उसके अंतर्गत आने वाली जो 15 जनसभाएं होंगी, वो 15 जनसभाएं उस 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी में होनी है जहां पर कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही सीट है। अब सवाल यह है, क्या वाकई राजनीतिक तौर पर यात्रा का कोई प्रभाव है, या राजनीतिक तौर पर बीजेपी हर हाल में, या मोदी शाह की जोड़ी हर हाल में चाहती है कि उसे 2/3 सीटों पर जीत मिले, जिससे संसद के भीतर कोई भी कानून बनाना उसके लिए आसान हो जाए? क्या वाकई यही दृष्टि है? और उसमें व्यवधान जनता के जागृत होना या जनता के भीतर से उठते हुए सवालों को जनता के साथ चुनावी रैलियों में, पॉलिटिकल रैलियों में, यात्राओं में, वो किसान के तौर पर हो, बेरोजगार के तौर पर ये मुद्दे उठने लगेंगे तो उसके लिए परेशानी है। आखिर के 2-3 सवाल बड़े मायने हैं। आज का संदेश तो यही है कि यह दरअसल अकाउंट फ्रीज करना और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की एंट्री का होना, हरियाणा जाकर भी प्रधानमंत्री का किसानों के बारे में खामोशी बरत लेना और उसी वक्त वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाना, यह दृष्टिकोण बतलाता है कि अब लड़ाई और तीखी होने वाली है और तेज होने वाली है, और कौन किस रूप में, किस तरीके से सत्ता के तमाम संस्थानों के जरिए चालें चली जाएंगी, इसका सिर्फ इंतजार कीजिए और हर दिन
एक नए धमाके का इंतजार कीजिए जो पॉलिटिकल धमाका इस देश की राजनीति में विपक्ष को और ज्यादा हाशिए पर ढकेल देगा। ऐसी तीखी लड़ाई इससे पहले कभी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।